अच्छा, एक जो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के लिए एक मूवी है बैटल फॉर अल्जियर्स। ये 1962 में बनी थी और 2005 में रिलीज़ हुई, बैंड लगा हुआ था। ये पॉलिटिकल वो बताती है कि कैसे जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी वहाँ पे, ये पहले अल्जीरिया फ्रेंच कॉलोनी था, उन्होंने क्या किया है, इन्होंने कैसे जद्दोजहद की और उनके आइडियाज़ को, उनके जो आइडियल्स से कैसे उसको श्रेड किया। ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, एक अब आप मुझे बताएं, ये तो मैंने बताया जो उसके साइड, पहले आपको बताया कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्किल्स हमें आ जाती हैं। अच्छा, इसके जैसे कि अभी एक हमारे यहाँ आप देखें ग्लोबलाइजेशन के एक बेनिफिट्स में चाइना और इंडिया की मिसाल है। इनकी जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम, वो डबल हो गई है विद इन कितने 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में ऑलमोस्ट डबल। कैसे हुई कि उन्होंने एक तो जो उनका एक्सपोर्ट था सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर में उन्होंने एक्सपोर्ट किया, दूसरी बात चीप लेबर। अभी आप देखें एप्पल का भी एक प्लांट वहाँ पे लग गया, और मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो मल्टीनेशनल के कुछ प्लांट्स हैं, फाइज़र का वहाँ पे प्लांट है, एबट का वहाँ पे प्लांट, तमाम मल्टीनेशनल जो यहाँ है उनके प्लांट वहाँ पे मौजूद हैं। इवन कुछ बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पे बंद कर दिए हैं, वहाँ पे मौजूद है। वजह उनकी लार्ज पॉपुलेशन। नहीं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं जो बंदा कमा रहा होता है पर उसमें तो उसके पर उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है, उसमें पर ईयर कितनी आ रही है। हाँ, एनुअल जी, पर कैपिटा इनकम हर जगह का डिफरेंट है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम आप चले आए, जैसे हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो मुख्तलिफ है। आप चले आए कि इस वक्त सीरिया में, लेबनान में क्या है, वहाँ पे हालात ख़राब हैं, लेकिन और ईरान में देख लें उसकी करेंसी हमसे डाउन है, लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमसे ज़्यादा हाई है। क्या चीज़? करते हैं वो एक पूरा इकोनॉमिक मॉडल है, डिज़ाइन किया जाता है वो पूरा। इसके लिए पाकिस्तान में 5 ईयर का प्लान था, यहाँ पे आपको पता होगा 5 ईयर प्लान जो महबूब अल हक कमीशन से आपका था, वही प्लान 5 ईयर का साउथ कोरिया ने लिया। वो आज कहाँ खड़ा हुआ है और हम कहाँ हैं? यू सी द पॉलिटिकल विल मेन मैटर करती है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में एक मैटर इसमें और लिखें कि एक तो ये मॉडल हुआ, आप देखें सूडान था, साउथ सूडान हो गया, सही है, वो लीबिया पे बमबारी की गई, मुअम्मर कज़ाफ़ी को ख़त्म किया गया पूरे। वो क्यों हुआ? फ्रेंच ने किया, उसका जो लीड ली थी फ्रेंच ने ली थी। ठीक है, वो क्यों फ्रेंच ने ली थी? इवन अच्छा, जो इराक़ पे जो हमला हुआ उसमें अमेरिका ने लीड ली थी और ब्रिटिश उसके साथ था, यही था, टोनी ब्लेयर और बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। क्यों? वो तो हो ही रहते हैं, उसके 2-3 रीज़न थे, वो मैं उसमें अभी नहीं जा रहा। आप बताते हैं वहाँ फ्रेंच नहीं गए, ये गए, वहाँ फ्रांस गया लेकिन दूसरे नहीं गए, उसके बैकअप पे रहे। क्यों? मैं बताता हूँ। रीज़न ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो दुनिया को इन्होंने डिवाइड किया। कौन सी कॉलोनीज थी? एक बड़ी ताकत जो एलाइड फोर्सेस थे, कौन थे? और यूएस एंड ब्रिटिश तो एक ही थे, समझ लें, ठीक है ना। फ्रांस अलहदा। अभी आप देखें ईरान, वो जो वो है, क्या कहते हैं, ईरान में
आपको कहीं पे भी कैलटेक्स शेल नज़र नहीं आएगा, आपको नज़र आएगा टोटल। क्यों? फ्रेंच कॉलोनी नहीं, फ्रेंच ने डील करी कि हमारे साथ आप ये बात करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से जब वो थे यहाँ के कौन थे, जो खमैनी साहब, इमाम खमैनी, वो कहाँ चले गए? फ्रांस में जिला वतन थे। अच्छा, दुनिया जो डिवाइड करी इन्होंने, उस वक्त कॉलोनी ने कहा कि नॉर्थ अफ्रीका का कुछ पोर्शन, ईस्ट अफ्रीका का कुछ पोर्शन, और जो है साउथ अफ्रीका ये ब्रिटिश ने ले लिया, कुछ वेस्ट अफ्रीका ब्रिटिश के पास गया, कुछ ईस्ट अफ्रीका फ्रेंच के पास गया, नॉर्थ अफ्रीका में सिवाय इजिप्ट के बाकी सब फ्रेंच के पास चले गया। मिडिल ईस्ट में सीरिया किसके पास गया? फ्रेंच के पास गया। ठीक है, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया ब्रिटिश प्रोटेक्शन, और यूएई। अब हम बात देखेंगे, एक वो लिखा होता है, यहाँ लिखेंगे पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहाँ आप देखेंगे एलएलसी। वो क्यों? एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये अमेरिकन उसके इन्फ्लुएंस का ये समझे सिंबल है एक तरह से, मतलब वहाँ की कंपनी का एक तरीक़ाकार है, जो उनके वहाँ के लॉज हैं तो वो अप्लाई होते हैं वहाँ पर। तो ये जो दुनिया इन्होंने डिवाइड की, ये पूरा इंडिया, बांग्लादेश, इवन चाइना, ये ब्रिटिश कॉलोनी थी चाइना। जापान नहीं, जापान ने तो कब्जा किया। चाइना में जो सबसे बड़े इनके जो ट्रेड था वो कैंटन था, जो ये आप इसमें बताएं। अच्छा, एक आपको याद होगा कि इंडोनेशिया में ईस्ट तैमूर बनाया गया, याद है? क्रिश्चियन मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसको क्रिश्चियन एक कंट्री को अलहदा कर दिया गया, ठीक है, उधर से, कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादती हो रही है। लेकिन व्हाट अबाउट द म्यांमार, वहाँ पे क्या हो रहा है? इवन इन इंडिया वहाँ क्या हो रहा है? लेकिन नोबडी स्पीक्स। ठीक है, ये थे आपके जो का एक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कोई? एनीबॉडी? सर, हम देखते हैं कि कुछ उनको भी करेंसी फिक्स होती है, जैसे मेरे ख्याल से सबसे ऊपर करेंसी कितनी? देखिए करेंसी की इसमें अभी इसमें देखिए कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। वो भी क्यों वेरी करता है? हमारे यहाँ जापान की करेंसी सबसे कम है नज़र आने में, लेकिन वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है और दूसरी चीज़ें वो क्या है? सर वो वेरी क्यों नहीं करते? हमारे हालात ख़राब होते हैं, हमारा रुपया गिर जाता है। हालांकि आप देखें, एक है पेट्रो डॉलर जो किया गया है, पेट्रो डॉलर, यानी कि जो ट्रेड होगी वो 1970s में की गई थी, जब वो उसके नहीं मान रहे थे आपको, जैसे शाह फैसल, उसके बाद ही वॉज देन मर्डर्ड। उन्होंने क्या किया था, ये डील की थी, ये उन्होंने नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो आया उन्होंने शाह फहद थे, ये शाह खालिद, ही डेल्ट के भाई ठीक है, अब जो भी हमारी ट्रेडिंग होगी वो डॉलर में होगी। इससे क्या, डॉलर दुनिया की ग्लोबल करेंसी बनता चलेगी। यानी गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया गया, दूसरे स्टैंडर्ड को, इसको हमारे पास क्या स्टैंडर्ड आया? डॉलर। इससे पहले एक नोट पे लिखा होता है, आप देखें, हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेंगे, वो क्या है? क्या करेगा? गोल्ड देगा? कहाँ लिखा है गोल्ड है? हमने तो चेंज कर दिया, हमें तो डॉलर चाहिए, डॉलर मिलेगा ही नहीं। वजह क्या था कि इसमें इन्होंने सारे के सारा जो हमारे जो इकोनॉमिक पूरा सिस्टम है, ये जिस डिज़ाइन हुआ, ये 1839 का रिबा एक्ट यहाँ पर डिज़ाइन हुआ है 1839 का सारा। हम जो वहाँ से फॉलो होते हैं वो हम उसको करते हैं। हमारे यहाँ जब उसको ख़त्म किया गया पेट्रो डॉलर को, उसको गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म करके हमने डॉलर से अपने कनेक्ट किया, तो उसके बाद देख लें कभी डॉलर शॉर्ट हो जाता है, कभी मिलता है। अभी हाल देखें कि कहाँ पहुँचा हुआ है इसका। ठीक है, डीड अभी तो दुनिया में देखिए, मुझे याद है कि अबाउट 2009 में एक टर्म आई थी डी डॉलराइजेशन। अब तो आ गई, कॉमन हो गई है। उससे पहले था, इन्होंने एक करेंसी लॉन्च करने वाले थे, अमीरो। वो क्या लॉन्च हो रही थी, डॉलर ख़त्म हो रहा। वजह क्या थी कि हमने चाइना को इतना कर्जा दे दिया है
जो अब ऐसा है कि ये चाइना से हमने, बल्कि यूएस ने कर्जा ले लिया है, तो अब हम ऐसा करते हैं अपनी करेंसी ख़त्म कर देते हैं। अब जो चाइना की जो ट्रेड होगी बैठी इस पर फिर काफ़ी, इसके बाद SCO एक्टिव हुई, उसके बाद ब्रिक्स बनना शुरू हुई, फिर डॉलराइजेशन स्टार्ट हुई पूरी कैंपेन, है ना। उसके पीछे और फैक्टर के साथ साथ ये फैक्टर भी था, ठीक है। सर मैं पूछना चाह रहा था कि ओएस ने क्या किया कि उसने अपनी करेंसी को फिक्स किया हुआ कि $2 और £1 जो कम होगा तो हमारा रेट होगा, इस तरीके से। और हमने मार्केट रेट के हिसाब से किया, इससे हमारे रेट में फ्लक्चुएशन आ रही होगी, तो वो वाला काम सही नहीं है, हम भी फिक्स कर रहे हैं। उसके पास इतना रॉ मटेरियल है ऑयल का, क्या उसकी क्या? मार्केट अच्छी नहीं है? नहीं मैशत अपने, उसके बैकिंग क्या है, पीछे बैक होनी चाहिए ना, ऑयल यहाँ है। हमारा तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक है, लेकिन उसके इकोनॉमी के भी हाल देख लें क्या है कि कभी चीनी शॉर्ट, कभी आटा शॉर्ट, कभी कुछ शॉर्ट, किस पे कहेंगे। इवन कोई किसी हम रिलाय करने को तैयार, FDI आ ही नहीं रहे यहाँ पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कर ही नहीं रहा। -0.5 GDP चल रहा है इस वक्त, ठीक है, यानी कि बजाय बढ़ने के और कम हो रहा है। इन्फ्लेशन रेट 36% आई थिंक लास्ट वीक था, 38%। वो यानी कि अगर आप हफ्ते में 100 रुपये हैं आपके पास, तो उसमें 38 रुपीज़ गए। तो सर ये एक हफ्ते का नहीं होता ना? ये साल में रखें, इसको जो देते हैं इस दफ़ा ट्रेंड देखा है इन्होंने, हफ्ते में कहना है इतनी महंगाई होगी, आपके जो 100 रुपये हैं वो 38 रुपीज़ इसमें से आप डिटेक्ट कर लें। तो सर ये फ्लक्चुएशन एक हफ्ते की होती है, सालाना होती है? ये तो सालाना देखते हैं आखिर में, लेकिन जो हफ्ते में ये लॉन्च होता है फिर इसका एवरेज निकाल के कहते हैं ये इसका पूरे महीने में इतना हुआ, 12 महीने में इतना हुआ, ठीक है। एनी क्वेश्चन? किसको? नॉन मॉनेटरी स्टॉक्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स। इसके बारे में आई कैंट से एनीथिंग कि कौन क्या समझता है। इट्स वेरी नंबर ऑफ द पीपल, कुछ तो क्रेडिट कार्ड को भी नहीं समझता, लेकिन एवरीबॉडी इज़ यूजिंग। मतलब वो इन्वेस्टमेंट अगर उसको करें तो हो सकता है कि जो रेगुलर मनी की कोई बढ़ जाए और इन्फ्लेशन को रिकवर कर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हुई है और देयर आर सो मैनी रीजंस, वो आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आई कैंट से, है ना, मैं कहना नहीं चाहता अभी यहाँ पे। सही है। 2005 में स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने किया था, क्या हुआ? लोगों ने खुदकुशी की थी। कैसे करेंगे? ऐसे ही था। कितने लोग यहाँ पे जो स्कीम्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, नस्ला टावर में रहना शुरू कर दिया, गिर गया। वेयर इज द रिलायबिलिटी? क्योंकि सो मैनी मैटर्स आर देयर। एक अच्छा ग्लोबलाइजेशन में दूसरी एक और चीज़ जो पॉलिटिकल में, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या है? दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, ICJ के पास जाकर अब ये अच्छा, ये तो एक एस्पेक्ट है। इसका दूसरा एस्पेक्ट, ये तो सही है सारा है, लेकिन हम जितना भी फॉलो कर रहे हैं, एवरीबडी इन द वर्ल्ड फॉलो, कौन सा वहाँ पे लॉ चलता है? इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ इज़ प्रिवेलेंट ओवर देयर दुनिया भर में। जब इकोनॉमिक क्राइसिस पढ़ाऊँगा मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें, तो उस पर मैं ज़रा इकोनॉमी के 2-3 एस्पेक्ट आपको बताऊँगा, ठीक है। सोशलिस्ट एस्पेक्ट, एक तो ये कैपिटलिस्ट है, आपने सुना होगा, ये यहाँ का वहाँ का बाबा जो है एडम स्मिथ, कैपिटलिज्म का लेजी स्फीयर इकोनॉमी। दूसरा सोशलिस्ट का कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स। तीसरे नंबर पे जो है वो क्या, इस्लामिक। ये बड़ा ट्रिकी एक वो है कि हमारे जो आप अगर इनका पढ़ेंगे हिस्ट्री, इमाम खमैनी की, उनसे पूछेंगे where did you get the inspiration for revolution? Shah Abdul Aziz. Who was Shah Abdul Aziz? Shah Abdul Aziz was the father of Shah Waliullah. इनकी जो फिलॉसफी है, और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, ये करेक्टर हमारे यहाँ बताते ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक्चुअली जिसके पीछे ये
यहाँ से लेनिन से भी मिल ली है और इराक़ में चले गए, तुर्की के खलीफा से मिल ली है, ऑल दैट वे उनकी क्या स्ट्रगल थी, क्या सोच थी, व्हाट वाज दैट, नोबडी टेल्स। उसके अलावा अफ़गानिस्तान में स्टे किया, जिसके बाद ब्रिटिश वहाँ पे जंग करते रहे, हार गए। फर्स्ट जो ब्रिटिश की जंग हुई थी, इससे एक दफ़ा मैं आई वॉज लिसनिंग टू सम ऑफ द प्रोग्राम इन विच उसने कहा, मुल्ला उमर का एक हिस्टोरिक कोर्ट के यहाँ से सब गए कि उसामा बिन लादेन को वापस कर दो, ये बहुत मसला है, इसको कर देना चाहिए। तो वो कहना हाँ करते हैं। उसने सारे दलील देते रहे, दलाइल जितने भी थे उन्होंने भी दे दिए। जो जब डेड लॉक आ गया, उसने कहा भाई देखो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, जंग होगी। उसने कहा यार जंग होगी तो अब अपनी और हमारी तारीख़ याद रखना, हम एक जंग हारे नहीं और आप एक जंग जीते नहीं, मुसलमानों को ऑलवेज, ठीक है। ही वॉज टॉकिंग लाइक दैट। तो आप सोचें कि उनका माइंडसेट क्या है, क्यों है, क्या वजूहात हैं, हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमें ये जो कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, और पता होने के साथ साथ हम इसको कैसे आगे लेके चलेंगे, इसके एस्पेक्ट। हम कहते हैं जी एक ग्लोबल इकोनॉमी है क्या, या तो अगर हम कहते हैं इसको मानते हैं कि वो जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज़ अ फ्लॉप, हम इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि व्हाट अबाउट दैट कुरान, इट शुड बी कीप इट असाइड, या उसको माने। इसके एक अलग थ्योरी है। वो थ्योरी क्या है, कौन सी है, कैसी आयत है कि जिसके बारे में कहा गया है कि मतलब एक अनदर एस्पेक्ट आपको पता लगेगा इस पर कि ये देखिए, मेरा हमेशा से कहने का और मेरा अपना भी, मैंने भी खुद ये किया कि आप डिफ़ाइन करें कि आपको पता हो कि आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके बाद कुछ भी लिखें उसके गिर्द रहते हैं पैरामीटर। हमारी जो बेस है वो ट्यूनेशन थ्योरी है, ठीक है। हम मुस्लिम हैं, ठीक है, हम उसके मुताबिक लिखेंगे, हम उससे आगे तो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो वेयर जो है हमारी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, इसके बारे में हमें पता हो कि हम किधर स्टैंड करते हैं, हमारी क्या लैकिंग्स हैं। इसके हवाले से और कोई क्वेश्चन, मैं इस पर एक बना के आउटलाइन आप लोगों से शेयर करूँगा, फिर आप इस पर जिस तरह आपने ये लिखा है ये भी लिखेंगे इस पर, ग्लोबलाइजेशन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेड, विद रेस्पेक्ट टू कल्चर, विद रेस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स, ठीक है। ये मैं आई विश कि आप लोग सब लिखें। नहीं, मैं आउटलाइन दूंगा, आप लिखेंगे, ठीक है ना। और तीसरी एक दूसरा काम ये करें, आप लोग स्टडी बेस को बढ़ाएं अपनी, ठीक है ना। आप सिर्फ नेट पे इक्तिफा ना करें, बुक्स रीडिंग की भी आदत डालें। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, दूसरा फ़ायदा ये होगा आपको लिखने का सेंस आएगा, ठीक है ना। ये आपको लिखने का सेंस आएगा कि आपको पता लगेगा कि जैसे मीर तकी मीर का शेर है ना, बात कहनी मुश्किल सी है, शेर तो यहाँ सभी कह लेते हैं, फ़िक्र बुलंद से यारों को एक ऐसी गज़ल कहलाने दो। बात तो हर कोई कह लेगा, लेकिन अट्रैक्टिव कैसी है कि आपको एग्जामिनर को एंगेज करके रखना है कि वो आपकी पूरी चीज़ें पढ़े। ये नहीं कि 2 लाइनें पढ़ के बस नहीं पढ़ा जाएगा, इसको इतना मार्क्स दे दो, तो उसके बाद टाइम थोड़ी होता है, उसके हज़ारों कॉपीज़ होती हैं उसके पास। आप ये सोचें एक दिन है वो नौकरी भी करेगा जाके, अपनी सुबह कहीं जाके पढ़ाएगा भी, ठीक है, या टीचर होगा, जो भी कहीं भी काम करेगा, उसके बाद वो वापस आके आपके पास ये इतना बड़ा जो बंच लेकर आएगा, तो आगे कह रहे हैं वो पूरा स्टडी करेगा, एक एक लाइन, वो 3-4 लाइनों में पता लग जाएगा कितने पानी में ये। तो आप अपना ये एक तो स्टडी को बढ़ाएं, लिखने की एक आदत डालें कि आप लिखें, लिखने के साथ आप टाइम बाउंड करें अपने,